देखो ये है ना राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है देखिए, इसका आंसर आपको लिख करके देना रहता है और खंड ब में ये दिया रहेगा। सबसे पहले 1 से 30 तक ले लघु उत्तरीय दिया रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन, समझे। और 15 वो क्वेश्चन इसमें से बनाना रहता है। 1 से 30 तक में किसी भी 15 का आंसर आपको देना रहता है। और दीर्घ उत्तरीय में 8 गो रही, जिसमें से 4 गो के उत्तर देवे के रही, समझे। सबसे पहले लघु उत्तरीय को समझते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नक्सलवाद क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नक्सलवाद क्या है। इसको थोड़ा हम देखेंगे, समझेंगे और याद रख लेंगे। देखिए देखो यही है नक्सलवाद का आंसर। इसको पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे इसका। देखिए नक्सलवाद साम्यवाद या माओवाद की विचारधारा से प्रभावित एक हिंसक आंदोलन है। बस इसको याद रख लीजिएगा, समझा दिए हैं कई बार। नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद साम्यवाद या माओवाद की विचारधारा से प्रभावित एक हिंसक आंदोलन है। सुन लीजिए ना, देखिएगा तो उसमें ध्यान हो जाएगा। इस आंदोलन को नक्सलवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाद के स्थान पर हुई थी। इसको नक्सलवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुआ था ना, पश्चिम बंगाल एगो राज्य है, वहीं पर एक जगह है नक्सलवाद, उसी जगह से इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, इस आंदोलन को नक्सलवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाद के स्थान पर हुई थी। यह आंदोलन भारत में कहाँ कहाँ है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड व मध्य प्रदेश के राज्यों में अधिक सक्रिय है। नक्सलवाद ज्यादा कहाँ है, यह आंदोलन भारत में कहाँ कहाँ है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड व मध्य प्रदेश राज्यों में अधिक सक्रिय है। नक्सलवादी हिंसा व क्रांति के माध्यम से, नक्सलवादी हिंसा व क्रांति के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में मौलिक बदलाव चाहते हैं। नक्सलवाद क्या चाहता है, हिंसा और क्रांति के माध्यम से समाज में सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। इस प्रकार से लिख लीजिएगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्षेत्रवाद नहीं, दूसरा क्वेश्चन है अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। इसका छोटा सा अर्थ ये है कि समाज में सभी को बराबर आगे बढ़ने का अधिकार मिले, बराबरी से, उसी को कहते हैं अवसर की समानता। खैर इसके क्वेश्चन को देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। अवसरों की समानता का तात्पर्य है, यानी अवसरों की समानता का अर्थ है जाति, धर्म, रंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव के बिना रोजगार, जीवन यापन, कार्य क्षेत्र, सरकारी संस्थाओं में प्रवेश व नौकरियों आदि में सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्रदान करना। अवसरों की समानता का अर्थ है कि जाति, धर्म, रंग यानी कलर, गोरा काला, ये सब, भाषा आदि के आधार पर समाज में भेदभाव नहीं करना और सबको क्या, इस भेदभाव के बिना रोजगार, जीवन यापन यानी कोनो काम धंधा करे के लिए, कार्य क्षेत्र, सरकारी संस्था यानी ये भी सरकारी चीज, इस सब में नौकरी उकरी सभे में कथी मिले, एक समान अवसर मिले। सरकार के हर क्षेत्र में नागरिकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना अवसरों की समानता है।
सरकार के जितने भी क्षेत्र है, जितने भी डिपार्टमेंट है, उसमें नागरिकों को समान भागीदारी सुनिश्चित करना अवसरों की समानता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है। क्षेत्रवाद रहे ना तो कुछ रहे तो यही बनाइएगा, क्षेत्रवाद आ गया ना बस। क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है, देखिए ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, राज्य के किसी भाग की विशिष्ट पहचान हो सकती है। राज्य के किसी भाग की क्या हो सकता है, एक अलग पहचान हो सकता है जब वहां के लोग अपने हितों के लिए यानी अपने लाभ के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे क्षेत्रवाद की राजनीति कहते हैं। इतना समझ गए, राज्य के किसी भाग की विशिष्ट पहचान हो सकते हैं जब वहां के लोग अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे क्षेत्रवाद की राजनीति कहते हैं। साधारण शब्दों में, अगर इसको साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्षेत्रवाद से अभिप्राय यानी क्षेत्रवाद से मतलब है देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्रवाद से अभिप्राय देश के किसी छोटे भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व यानी अलग अस्तित्व के लिए जागरूक है। राजनीति शास्त्र की भाषा में क्षेत्रवाद निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रवाद की तुलना में, फिर पैराग्राफ चेंज कर देंगे, राष्ट्रवाद की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे से क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति व्यक्ति का विशेष आकर्षण आदि रखना क्षेत्रीयवाद कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष यानी पूरे राष्ट्र को महत्व न देकर किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे से क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति व्यक्ति का विशेष आकर्षण आदि रखना क्षेत्रीयवाद कहलाता है। भारत में क्षेत्रीयता की भावना संपूर्ण देश में व्याप्त है। भारत में क्षेत्रवाद क्या है, संपूर्ण देश में व्याप्त है, फैला है। संक्षेप में, क्षेत्रीय असंतुलन से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जब किसी देश में किसी क्षेत्रों की उन्नति व विकास समान रूप से न हो। क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है, ऐसी स्थिति से है जब किसी देश में सभी क्षेत्रों की उन्नति व विकास समान रूप से न हो। भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश पिछड़े क्षेत्र है। भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश क्या है, पिछड़े क्षेत्र है, जबकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकसित क्षेत्र है। इसी को कहते हैं क्षेत्रवाद। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सामाजिक, चौथा क्वेश्चन है, इसी का आंसर हम लोग देख रहे हैं। सामाजिक न्याय का अभिप्राय यानी मतलब सामाजिक न्याय का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाए, इसी को कहते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जिसमें किसी आदमी की प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान का सम्मान किया जाए। जाति, रंग, लिंग, धर्म और संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है समाज में किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाए। कौन सी के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। शिक्षा और उन्नति के अवसर सभी को समान रूप से सुलभ हो। शिक्षा और उन्नति का अवसर जो है सभी को एक समान मिले, इसी सबको कहते हैं सामाजिक न्याय। मनुष्य का मनुष्य होने के नाते सम्मान किया जाए। मनुष्य का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कौन सी होने के नाते, मनुष्य होने के नाते। और सभी मनुष्य मिलजुल कर कला, साहित्य, संस्कृति और तकनीकी साधनों का उपभोग और उपयोग बिना किसी भेदभाव के कर सके। दूसरे शब्दों में सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य बंधुत्व के आदर्श को साकार करना है। दूसरे शब्दों में सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य क्या है, बंधुत्व के आदर्श को साकार करना है।
चलिए, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है? 74वां संविधान संशोधन क्या है? 74वां संविधान संशोधन क्या है? ये तो हो गया था। पांचवा है 74वां संविधान संशोधन, ये हम अभी पढ़ रहे हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय सरकार की प्रणाली को संवैधानिक बनाने के लिए पारित किया गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय सरकार की प्रणाली को संवैधानिक बनाने के लिए पारित किया गया था, जिसे नगर पालिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। यह राज्य के विभिन्न स्तरों पर नगर निकायों के दायित्वों और कर्तव्यों यह राज्य के विभिन्न स्तरों पर नगर निकायों के दायित्वों और कर्तव्यों के विकेंद्रीकरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। समझ गए 5 का क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। यही है छठा क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के 2 कार्य निम्नलिखित है, यानी ग्राम पंचायत के 2 काम निम्नलिखित है। पहला काम है नागरिक संबंधी कार्य और दूसरा काम है जल कल्याण कार्य, जन कल्याण कार्य। पहला देखते हैं, नागरिक संबंधी कार्य क्या है? पंचायत नागरिकों के लिए उत्तम स्वास्थ्य, जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, आवागमन के साधन, संचार व्यवस्था, शिक्षा आदि, प्रकाश की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था आदि। ग्राम पंचायत का काम क्या है? पंचायत के जो नागरिक है उसके लिए उत्तम स्वास्थ्य, यानी उसका स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए, और जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल यानी साफ पानी उपलब्ध करवाना, आवागमन के साधन यानी सड़क उड़क बनवाना, संचार व्यवस्था यानी बात करने के लिए, शिक्षा आदि, इस सब का काम किसका है? ग्राम पंचायत का। इसके अलावा और भी चीजें, प्रकाश की व्यवस्था यानी इस रोड सब में जो लाइट लगता है उसकी व्यवस्था करना, और स्कूल की व्यवस्था आदि किसका काम है? ग्राम पंचायत का। और दूसरा काम है जल कल्याण कार्य, जन कल्याण कार्य यानी लोगों के कल्याणकारी कार्य। ग्राम पंचायत कल्याण कार्यों हेतु, यानी पंचायत जो है कल्याण कार्य के लिए परिवार नियोजन, जन्म पंजीकरण, मृत्यु पंजीकरण, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी योजना, कृषि तथा पशुपालन को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। ग्राम पंचायत का दूसरा काम क्या है? पंचायत के कल्याण के लिए परिवार नियोजन, जन्म पंजीकरण, मृत्यु पंजीकरण, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी योजना, कृषि यानी खेती तथा पशुपालन को प्रोत्साहित करना, यानी गांव के लोगों को कहना कि पशु पालिए। ठीक है, 2 कार्य हो गया। इतना भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। हो गया। 7वां क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगाया जाता है? यही है आपका 7वां क्वेश्चन। ये 6 भी हो गया। हाँ तो हो, अच्छी बात है ना। 5 का हो गया था, 6 का हो गया, 7 का है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगाया जाता है, उसी का ये है। भारतीय संविधान, ये 7वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में
राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऐसा राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा संभव है। जब किसी राज्य में संविधान के नियम का पालन नहीं होता है, संविधान जहां पर विफल हो जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या लगाता है? शासन लागू किया जा सकता है, और ऐसा राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा संभव है। राष्ट्रपति शासन 6 माह की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन 6 माह की अवधि के लिए लगाया जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन 6 महीना के लिए लगता है, जिसे पुनः 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, जेकरा फिर से 6 महीना के लिए बढ़ाया जा सके छे। 1 वर्ष की अवधि के उपरांत, यानी 1 वर्ष के बाद यह तभी लागू रह सकता है जब राष्ट्रीय आपात काल लागू हो। 1 वर्ष के बाद ही आपात काल लागू रह सकता है। कब? जब ये आपात काल लागू हो तब। तथा चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य विधानसभा का चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं है, और चुनाव आयोग यही प्रमाणित कर देवे, साबित कर देवे कि राज्य विधानसभा के चुनाव अभी नहीं हो सकता है, तभी राष्ट्रपति शासन 1 साल के बाद भी लगा रह सकता है। राष्ट्रपति शासन की दशा में, यानी राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य के जो मंत्रिमंडल है ओकरा कथी कर दिया जाय छै? बर्खास्त कर दिया जाय छै, तथा राज्य को कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, तथा राज्य के जो कार्यपालकीय शक्ति जो है ना, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाए। राज्य की विधानसभा या तो बर्खास्त कर दी जाती है या निलंबित रहती है। राज्य के जो विधानसभा है ओकरा बर्खास्त कर दी जाए छै, आ न तो निलंबित रहे छै। राष्ट्रपति शासन में राज्य के उच्चतर न्यायालय की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। राष्ट्रपति शासन में जो है ना, राज्य के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है ओकरा शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको ध्यान रख लीजिएगा। इस प्रकार से आप राष्ट्रपति शासन समझ गए। 8वां क्वेश्चन है आपके पास, सहयोगी संघवाद का भारत में क्या अर्थ है? सहयोगी संघवाद का भारत में क्या अर्थ है? चलिए, यही है 9वां क्वेश्चन। सिद्ध समीक्षक, प्रसिद्ध है, सिद्ध नहीं है, प्र इसमें मिटा गया है। तो प्रसिद्ध समीक्षक ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत की संघात्मक व्यवस्था को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। प्रसिद्ध समीक्षक ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत की संघात्मक व्यवस्था को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। उनके शब्दों में भारतीय संघात्मक व्यवस्था एक ऐसी सहकारी संघवादी व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली केंद्र सरकार निहित है, लेकिन इसमें राज्य सरकारें इतनी कमजोर नहीं है कि वे केंद्र की नीतियों के लिए प्रशासनिक अभिकरण मात्र हो। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, बुझाता नहीं है सही से। 8वां क्वेश्चन क्या है, ये समझ गए? कौन सी? भारतीय राष्ट्रपति तो हो गया ना 8वां क्वेश्चन। सहयोगी संघवाद का भारत में क्या अर्थ है, इसको फिर से कह दे कि प्रसिद्ध समीक्षक ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत की संघात्मक व्यवस्था को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। उनके शब्दों में भारतीय संघात्मक व्यवस्था एक ऐसी सहकारी संघवादी व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली केंद्र सरकार निहित है, लेकिन इसमें राज्य सरकारें इतनी कमजोर नहीं है कि वे केंद्र की नीतियों के लिए प्रशासनिक अभिकरण मात्र हो। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है? यानी भारत के राष्ट्रपति की कौन कौन शक्ति है से पूछ रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है? तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं, यही है 9वां क्वेश्चन। अमेरिकी विद्वान
नौवां क्वेश्चन, हाँ राष्ट्रपति के संविधान के हो गई ना। नौवां नहीं हुआ है। 9वां क्वेश्चन हो रहा है। हाँ, तो भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है? भारत के जो राष्ट्रपति होकर न्यायिक शक्तियां क्या है? तो यही ना 9वां क्वेश्चन। बुझाता है वही की करेंगे, आप जैसा है वैसे तो पढ़ेंगे। है। अमेरिकी विद्वान ए ना सर जी, राष्ट्रपति के हो गए, संविधान छोड़े ना, यही में देख लेते हैं। चलो, नहीं बुझाता है। ये 8वें के क्वेश्चन डाला हुआ है, समझ हाँ, ले। ये 8वें के है, ऊपर वाला नहीं चलो। पढ़े हैं। यही है, भारतीय राष्ट्रपति का भी नहीं होगा। ये है चलो, तो सहयोगी संघवाद का भारत में क्या अर्थ है? तो सहयोगी संघवाद का एक पैराग्राफ हम पढ़ लिए थे। प्रसिद्ध समीक्षक ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत की संघात्मक व्यवस्था को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। उनके शब्दों में भारतीय संघात्मक व्यवस्था एक ऐसी सहकारी संघवादी व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली केंद्र सरकार निहित है, लेकिन इसमें राज्य सरकारें इतनी कमजोर नहीं है कि वे केंद्र की नीतियों के लिए प्रशासनिक अभिकरण मात्र हो। अमेरिकी विद्वान ए.एच. बर्च ने सहकारी संघवाद की धारणा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सहकारी संघवाद केंद्र तथा क्षेत्रीय सरकारों के बीच प्रशासनिक सहयोग की प्रक्रिया है। इसमें क्षेत्रीय सरकारें केंद्र सरकार को वित्तीय सहायता पर आंशिक रूप से निर्भर होती है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है कि इस वित्तीय सहायता से ऐसे क्षेत्रों का विकास होता है जो संविधान की दृष्टि से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समझ गए? 9वां क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है? भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है? यही है 9वां क्वेश्चन। अब हम इसको पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है यानी जज है ओकरा और अन्य जज की भी नियुक्ति करता है यानी उसको चुनता है। ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित तीन अध्यक्षीय कॉलेजियम की संस्तुति पर की जाती है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कर सकता है। राष्ट्रपति जो हाई कोर्ट के जो जज है उसको स्थानांतरण भी कर सकता है यानी दूसरा जगह भेज देना। इस तरह राष्ट्रपति केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण व अन्य केंद्रीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। और भी है क्षमादान का अधिकार यानी क्षमा करने का अधिकार। क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा सजा पाए व्यक्तियों को क्षमादान देने का अधिकार है। राष्ट्रपति अगर कोर्ट द्वारा किसी को सजा दी जाती है तो उसको क्षमा कर सकता है। यह अधिकार इस मान्यता पर आधारित है कि कतिपय मामलों में न्यायपालिका द्वारा सजा देने में भूल हो सकती है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि कभी कभी न्यायपालिका द्वारा कोर्ट द्वारा सजा देवे में भूल हो सकी। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को 5 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। इसके
अंतर्गत राष्ट्रपति को 5 प्रकार के अधिकार प्राप्त है जो निम्नलिखित है। पहला है क्षमादान, दूसरा है परिहार, तीसरा है लघुकरण, चौथा है विलंबन और पांचवा है निलंबन। इस प्रकार से न्यायिक राष्ट्रपति को जो जो अधिकार मिला है वो आप देख लिए, न्यायिक अधिकार। 10वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने, राज्य के शासन में राज्यपाल की क्या स्थिति है, यानी राज्य के शासन में राज्यपाल के पोजीशन करती है, राज्यपाल की स्थिति की है, इसे कई छो लिखे लागे। 10वां क्वेश्चन समझ लिए। चलिए 10वां क्वेश्चन यह है, राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति भी होते हैं। राज्यपाल जो है उस राज्य के सभी विश्वविद्यालय जो होता है यूनिवर्सिटी, उसके कुल अधिपति ही होते हैं। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। 1956 में भारतीय संविधान के 7वें संशोधन के अंतर्गत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से आप जान गए 10वां क्वेश्चन, राज्य के शासन में राज्यपाल की स्थिति। 11वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। मुख्यमंत्री के कोई 2 कार्य के कैसे लिखे लागे, समझ ले। तो दे दिया हुआ है 11 के क्वेश्चन, देख रहे हैं ना। मुख्यमंत्री के 2 कार्य निम्नलिखित है। मुख्यमंत्री के जो 2 काम है से निम्नलिखित है। यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष है। मुख्यमंत्री क्या है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष है। इस हैसियत से वह इसकी बैठकों का सभापतित्व करता है। सभापतित्व दिखाओ तो क्या है, सभापतित्व, ठीक है। यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष है। मुख्यमंत्री क्या होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। इस हैसियत से वह इसकी बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्री परिषद के समक्ष यानी मंत्री परिषद के सामने किसी बात को विचार हेतु रखता है, यानी किसी बात मंत्री परिषद के सामने कोनो बात के विचार के लिए रखी चाहिए। दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य वह यह देखना है कि सभी मंत्री एक टीम के रूप में कार्य करें। उसे सभी प्रशासकीय विभागों के निरीक्षण तथा समन्वय का अधिकार प्राप्त है। इसका निर्णय अंतिम होता है। 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है, लोकसभा कानून बनाने में कितना शक्तिशाली है। लोकसभा जो है कानून बनाने में कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, उसको लिखना है। तो 12वां क्वेश्चन देखिए, संसद संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अंकित संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों में कानून का निर्माण कर सकती है। संसद जो है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अंकित संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों में कानून का निर्माण कर सकती है। संघ सूची में कानून निर्माण की शक्ति केवल संसद को ही प्राप्त है। संघ सूची में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को ही प्राप्त है, जबकि समवर्ती सूची में कानून निर्माण की शक्ति संसद के साथ साथ राज्यों के विधान मंडल को भी प्राप्त है। जबकि समवर्ती सूची में कानून निर्माण की शक्ति संसद के साथ राज्यों के विधान मंडल को भी प्राप्त है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद के कानून तथा राज्य विधानमंडल के कानून में कोई विरोधाभास होता है तो विरोधाभास की सीमा में संसद कानून ही मान्य होगा। उल्लेखनीय है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी कानून बना सकती है। उल्लेखनीय है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी कानून बना सकती है। पहला है, यदि 2 या अधिक राज्य
इस आशय का निवेदन करते हैं। दूसरा, यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए ऐसा आवश्यक है, यदि अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए यदि आवश्यक हो तो कानून बना सकते हैं। यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर देती है। चौथा है, यदि देश में राष्ट्रीय आपात लागू है, यदि देश में राष्ट्रीय आपात लागू है तथा यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तथा विधानसभा निलंबित अथवा भंग है तो उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण संसद द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। 12वां। 13वां क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के रीट जारी करने की शक्ति की विवेचना करे। उच्च न्यायालय के जो रीट जारी करे के शक्ति होकर कौन सी करना है? विवेचना करना है, यानी इसको भी लिखना। 13वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद लेगा तो हमको कैसे बुझाएगा? संविधान के अनुच्छेद 226 समझे। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को विभिन्न मामलों में रीट या आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को विभिन्न मामलों में रीट या आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति की तुलना मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति से की जाती है, लेकिन इस संबंध में उच्च न्यायालय की शक्ति अधिक विस्तृत है। इस शक्ति की तुलना मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति से की जाती है, लेकिन इस संबंध में उच्च न्यायालय की शक्ति अधिक विस्तृत है। जहां सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में 5 प्रकार के आदेश जारी करता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के संरक्षण के लिए भी ये 5 प्रकार के आदेश या रीट जारी कर सकता है। जहां सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में 5 प्रकार के आदेश जारी करता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के संरक्षण के लिए भी 5 प्रकार के आदेश या रीट जारी कर सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय का अनुसरण करते हुए उच्च न्यायालयों ने भी जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने तथा उसमें निर्णय देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय का अनुसरण करते हुए उच्च न्यायालयों ने भी, यानी सुप्रीम कोर्ट के देखा देखी हाई कोर्ट भी जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने तथा उसमें निर्णय देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चैतन्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1986 में जनहित याचिकाओं के मामले में उच्च न्यायालयों की कार्यवाही का समर्थन किया है। उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाओं की शुरुआत से उनके क्षेत्र अधिकार में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से 13वां क्वेश्चन भी आपका हो गया। 14वां क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? 14वां क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? चलो यही है 14 का क्वेश्चन। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष यानी हर एक 2 वर्ष बाद
पद मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस प्रकार एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहली बार राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। पहली बार राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था तथा उस समय 1/3 सदस्य 2 वर्ष के लिए, 1/3 सदस्य 4 वर्ष के लिए तथा शेष 1/3 सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए गए। इस प्रकार बाद में वर्तमान रूप में राज्यसभा का गठन संभव हो सका। इसको आप चाहे तो दोबारा सुन सकते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पदमुक्त हो जाते हैं, यानी उससे हट जाते हैं। इस प्रकार एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहली बार राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था तथा उस समय 1/3 सदस्य 2 वर्ष के लिए, 1/3 सदस्य 4 वर्ष के लिए तथा शेष 1/3 सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए गए थे। इस प्रकार बाद में वर्तमान रूप में राज्यसभा का गठन संभव हो सका। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है? यही है 15वां क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है? लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अध्यक्ष का पद रिक्त हो अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की बैठकों का अध्यक्षता करता है। लोकसभा का पद रिक्त होने अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की बैठकों का अध्यक्षता करता है। यदि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दोनों के पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लेकिन यदि दोनों के पद रिक्त नहीं है परंतु वे सदन में अनुपस्थित है तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर द्वारा पूर्व में इस उद्देश्य हेतु नियमित पैनल के किसी सदस्य द्वारा की जाती है। अध्यक्ष द्वारा इस पैनल में 6 लोकसभा सदस्यों को नामित किया जाता है जिसे पैनल ऑफ चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। स्पीकर द्वारा प्रतिवर्ष ऐसी स्थिति में अध्यक्षता के लिए अधिकृत सदस्यों का एक पैनल नामित किया जाता है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है? इसका आंसर है लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की बैठकों का अध्यक्षता करता है। यदि स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर दोनों के पद रिक्त यानी खाली हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लेकिन यदि दोनों के पद रिक्त नहीं है परंतु वे सदन में अनुपस्थित है यानी हाजिर नहीं है तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर द्वारा पूर्व में इस उद्देश्य हेतु नामित पैनल के किसी सदस्य द्वारा की जाती है। अध्यक्ष द्वारा इस पैनल में 6 लोकसभा सदस्यों को नामित किया जाता है जिसे पैनल ऑफ चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। स्पीकर द्वारा प्रतिवर्ष ऐसी स्थिति में अध्यक्षता के लिए अधिकृत सदस्यों का एक पैनल नामित किया जाता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल से आपका क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय आपातकाल से आपका क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल से आपका क्या अभिप्राय है यानी आपका क्या मतलब है? यही है 16वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल को कहते हैं इमरजेंसी।
राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब देश की सुरक्षा को खतरा हो। राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब देश की सुरक्षा को खतरा हो और ऐसा खतरा युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति उपयुक्त कारकों के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल से आपका क्या अभिप्राय, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इमरजेंसी से आप क्या समझते हैं। तो यही है 16 का क्वेश्चन का आंसर देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी तब घोषित किया जाता है जब देश की सुरक्षा को खतरा हो और ऐसा खतरा युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति उपयुक्त कारकों के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 17 का क्वेश्चन देखिए। एकीकृत या इकहरी न्यायपालिका का भारत के संदर्भ में अर्थ बताएं। 17वां क्वेश्चन है एकीकृत या इकहरी न्यायपालिका का भारत के संदर्भ में अर्थ बताएं। चलिए 17 का क्वेश्चन देखते हैं। यही है 17 का आंसर। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघात्मक प्रणाली में दोहरी न्यायपालिका को स्थान दिया जाता है। संघात्मक प्रणाली में दोहरी न्यायपालिका को स्थान दिया जाता है, यानी एगो सुप्रीम कोर्ट एगो हाई कोर्ट। ना दूसरा चीज को लौटाओ। अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। अमेरिका में क्या है? दोहरी न्यायपालिका है। दोहरी न्यायपालिका का तात्पर्य संघीय सरकार के कानूनों के लिए अलग न्यायालय होंगे और राज्य सरकार के कानूनों के लिए अलग न्यायालय होंगे, यानी राज्य के काम के लिए अलग कोर्ट और केंद्र के काम के लिए अलग कोर्ट। राज्य के न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च होंगे। राज्य के जो कोर्ट होंगे वो अपना कार्य क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान उसका होगा। संघ के न्यायालय द्वारा व्यवस्था अपनाए जाने के बावजूद इकहरी न्यायपालिका की धारणा को अपनाया गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य, यानी केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक व विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। भारतीय न्यायपालिका का ढांचा एक पिरामिड की तरह है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, मध्य में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है तथा जिले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि भारत में उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है, लेकिन उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अधीन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एकीकृत या इकहरी न्यायपालिका का भारत के संदर्भ में अर्थ बताएं। चलिए इसका आंसर है भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघात्मक प्रणाली में दोहरी न्यायपालिका को स्थान दिया जाता है। न्यायपालिका कहते हैं कोर्ट को। अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। दोहरी न्यायपालिका का तात्पर्य है कि संघीय सरकार के कानूनों के लिए अलग न्यायालय होंगे तथा राज्य सरकार के कानूनों के लिए उनके अलग न्यायालय होंगे। राज्य के न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च होंगे। संघ के न्यायालय द्वारा उनके निर्णयों की समीक्षा नहीं की जा सकती। इसके विपरीत भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनाए जाने के बावजूद इकहरी न्यायपालिका की धारणा को अपनाया गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक व विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है।
भारतीय न्यायपालिका का ढांचा एक पिरामिड की तरह है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, मध्य में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है तथा जिले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि भारत में उच्च न्यायालयों का कार्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है, लेकिन उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अधीन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा उच्च न्यायालय में की जा सकती है तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार से 17 का क्वेश्चन आप समझ गए। कोई बात नहीं, समझना चाहते हैं तो इसको हम समझा भी सकते थे, लेकिन छोड़िए। यानी जिला के जो कोर्ट रहे छै ओकर समीक्षा कर सके छै हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सके छै, से एकरा कहे के बात अर्थ भेलै। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। धार्मिक स्वतंत्रता जानते हैं ना, हम सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, उसी को कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। जैसे देखिए आज सरस्वती पूजा मना रहे हैं ना, तो ये सब हम लोगों का क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है, समझे। तो इसी के बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। चलिए देखिए, ये है धर्म जानता है ना, हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, ईसाई से, अलग अलग धर्म होता है, उसी की बात इसमें की जा रही है। देखो नहीं तो बात करेगा तो फिर कहाँ बात, इसलिए थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं। नहीं तो बोलने की आजादी रहती है, लेकिन टाइम रहता है तब। वैसे आप बोल सकते हैं, कुछ बोलना चाहते थे तो बोलिए। तो हिंदू धर्म बोलते हैं तो समारोह सभा, देखिए इसीलिए हम नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि नहीं, वो धर्म अलग है, वो धर्म जाति भगवान ने नहीं बनाया है, है सब हिंदू है, वो जाति भगवान ने नहीं बनाया है, ये हम बोले थे वो इंसानों का ही बंटवारा है, सब हिंदू है। लेकिन वो हिंदू की मानसिकता खराब है, उसको क्या कहिएगा, छोड़िए, हटाओ इसको, नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं छोड़िए, बात हम यही ले लम कहते लोग पढ़ाओ पीछे हम छोड़ दे उसे, बात सब कुछ नहीं है, ये सब इंसान का बनाया हुआ है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, सभी इंसान है। हाँ खैर छोड़ो, हम इस पर आते हैं। धर्म संबंधी मौलिक अधिकार हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार स्तंभ है। धर्म संबंधी मौलिक अधिकार हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार स्तंभ है। राज्य की ओर से किसी विशेष धर्म का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। राज्य की ओर से किसी विशेष धर्म का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। राज्य की दृष्टि में यानी राज्य के नजर में सभी धर्म एक समान है। ठीक, तो पहला में आ जाते हैं, सभी लोगों को चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी धर्म को अपनाने, उसका पालन करने और शांतिपूर्ण तरीके से उसका प्रचार करने का अधिकार है। सभी धर्म को, चाहे वो कोई भी हो, सभी लोगों को, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, चाहे भारत के नागरिक हो चाहे विदेशी हो, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी धर्म को अपनाने, उसका पालन करने और शांतिपूर्ण तरीके से उसका प्रचार करने का अधिकार है। दूसरा है, विभिन्न धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित। अब जो बात कर रहे थे ना हम, अब किसी का सोच हम क्या कर सकते हैं, इंसान तो पहले बना नहीं, पहले तो इंसान है, हम ये समझना चाहिए। खैर छोड़ो, इस पर हम नहीं बोलेंगे। दूसरा में आ जाइए, विभिन्न धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, चल व अचल संपत्ति के सृजन व स्वामित्व तथा कानून के अनुसार उक्त संपत्ति के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। यानी अलग अलग धर्म के जो माने वाला है उसको लिए धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, जैसे मंदिर बनाने, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, चल व अचल संपत्ति के सृजन व स्वामित्व तथा कानून के अनुसार उक्त संपत्ति के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है, किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा भुगतान करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता जिसका उपयोग किसी धर्म अथवा धार्मिक कार्य को संपन्न करने के लिए किया जाता है।
चुप ना, थोड़ा होने दो ना इसको। किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा भुगतान करने के लिए, भुगतान यानी पैसा देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता जिसका उपयोग किसी धर्म अथवा धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता है। जो शिक्षण संस्थाएं, चौथा ये, जो शिक्षण संस्थाएं राज्य द्वारा मान्य है या जिन्हें राज्य द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु उनमें उपस्थिति अनिवार्य नहीं की जा सकती। जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं यानी शिक्षा का जो संस्था है राज्य द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त है या जिन्हें राज्य द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है या जिन्हें राज्य द्वारा अथी पैसा वैसा दिल जाए सुविधा, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, उसको धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है उसमें, परंतु उनमें उपस्थिति अनिवार्य नहीं की जा सकती। इन धार्मिक स्वतंत्रताओं पर सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व लोक स्वास्थ्य के हित में राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इन धार्मिक स्वतंत्रताओं पर सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और लोक स्वास्थ्य के हित में राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य अपने समाज सुधार संबंधी कार्यों की खातिर धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। राज्य जो है अपने समाज सुधार संबंधी कार्य के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है, यानी उसमें लिमिट लगा सकता है। समझे? तो इस प्रकार से आपका 18 का जो क्वेश्चन था धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर एक संक्षिप्त नोट लिखा गया। 19वां क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। 19वां क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। उन्नीसवां क्वेश्चन है वही, उसी का आंसर है। देखो, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नागरिकों को कतिपय सामाजिक व आर्थिक अधिकार दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नागरिकों को कतिपय सामाजिक व आर्थिक अधिकार दिए गए हैं जो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। मौलिक अधिकारों के पीछे न्यायालय की बाध्यकारी शक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायालय की कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। फिर भी राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह शासन संचालन में इन निर्देशों का पालन करेगा। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाया गया है। इस धारणा को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया गया है। 19 का क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नागरिकों को कतिपय सामाजिक व आर्थिक अधिकार दिए गए हैं जो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। मौलिक अधिकारों के पीछे न्यायालय की बाध्यकारी शक्ति है। मौलिक अधिकारों के पीछे न्यायालय की यानी कोर्ट की बाध्यकारी शक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायालयों की कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। फिर भी राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह शासन संचालन में इन निर्देशों का पालन करेगा। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाया गया है तथा इस धारणा को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया गया है। 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब और क्यों जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब और क्यों जोड़ा गया। प्रश्न ध्यान है ना, मौलिक कर्तव्यों को भारत में कब और क्यों जोड़ा गया संविधान में। मौलिक अधिकारों को, चलिए देखिए 20वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था।
यह संविधान अब तक किए गए संशोधनों में सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। यह संविधान अब तक किए गए संशोधनों में सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसमें लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, यानी इसे लघु संविधान का नाम दिया जाता है। इस संविधान संशोधन को तत्कालीन विधि मंत्रों ने प्रस्तुत किया था। इस संविधान संशोधन को तत्कालीन विधि मंत्रों ने, मंत्री ने, तत्कालीन यानी उस समय के नियम कानून बनाने वाले मंत्री ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि एक जीवित संविधान निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यानी बोली में यह स्पष्ट किया कि एक जीवित संविधान निरंतर आगे बढ़ता रहता है। सामाजिक आर्थिक क्रांति तथा अज्ञानता, समानता व गरीबी के निवारण के लिए यह संविधान संशोधन आवश्यक है। कौन कौन चीज के लिए? सामाजिक आर्थिक क्रांति तथा अज्ञानता, समानता व गरीबी के निवारण के लिए यानी गरीबी को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन आवश्यक है। संविधान के अंतर्गत स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाएं कतिपय स्वार्थी तत्वों के दबाव के कारण जनहित में कार्य नहीं कर रही है। संविधान के अंतर्गत स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाएं कतिपय स्वार्थी तत्वों के दबाव के कारण जनहित में कार्य नहीं कर रही है, अतः उनमें सुधार आवश्यक है। इसके विपरीत संविधान के आलोचकों का मानना है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने इस संशोधन के माध्यम से लोकतंत्र को स्थापित करने तथा तानाशाही शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब और क्यों जोड़ा गया? कहिया और कैला जोड़ल गेले। फिर से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। यह संविधान अब तक किए गए संशोधनों में सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इस संविधान संशोधन को तत्कालीन विधि मंत्री ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि एक जीवित संविधान निरंतर आगे बढ़ता रहता है। सामाजिक आर्थिक क्रांति तथा अज्ञानता, समानता व गरीबी के निवारण के लिए यह संविधान संशोधन आवश्यक है। संविधान के अंतर्गत स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाएं कतिपय स्वार्थी तत्वों के दबाव के कारण जनहित में कार्य नहीं कर रही है, अतः उनमें सुधार आवश्यक है। इसके विपरीत इस संशोधन के आलोचकों का मानना है कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने इस संशोधन के माध्यम से लोकतंत्र को समाप्त करने की तथा तानाशाही शासन की स्थापना करने का प्रयास किया था। इस प्रकार से आपका 20 क्वेश्चन हो गया। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सांप्रदायिकतावाद समस्या के 2 कारणों को बताएं। भारत में सांप्रदायिकतावाद समस्या के 2 कारणों को बताएं। तो 21वां क्वेश्चन का आंसर यह है, देखिए। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण अल्पसंख्यक समूहों में शैक्षिक व आर्थिक पिछड़ेपन का होना है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? अल्पसंख्यक समूहों में शैक्षिक व आर्थिक पिछड़ेपन का होना है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आधुनिक आर्थिक विकास प्रक्रिया एवं आधुनिकीकरण ने आर्थिक संतुलन व विषमताओं को जन्म दिया। 21 का क्वेश्चन देख लिए। भारत में जो सांप्रदायिकतावाद है, जो समस्या है, उसका 2 कारण को बताना है। तो 2 कारण आप देख लिए। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? अल्पसंख्यक समूहों में शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का होना है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आधुनिक आर्थिक विकास प्रक्रिया एवं आधुनिकीकरण ने आर्थिक असंतुलन एवं विषमताओं को जन्म दिया था। 2 हो गया, वो शैक्षिक है, वो आर्थिक पिछड़ेपन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, यानी राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? 22 का क्वेश्चन क्या है?
राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, यानी राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है। तो 22 का क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अध्यक्ष रीति से होता है, अप्रत्यक्ष रीति से, अध्यक्ष नहीं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी इसमें देखा नहीं जाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद व विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद व विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य है वे भाग नहीं लेते हैं। 17वें है 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघीय क्षेत्र पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। उक्त दो को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। एक बार फिर से इसको देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा दूसरा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद व विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघीय क्षेत्र पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। उक्त दो को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। 22 का क्वेश्चन भी हो गया। 23वां क्वेश्चन है, विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? जो अलग अलग पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, उसको चुनाव चिन्ह कौन देता है? जैसे लालटेन छाप, तीर छाप, कमल छाप, ये सब कौन देता है? वही प्रश्न है। देखिए 23 का क्वेश्चन, चुनाव प्रतीक चिन्ह आदेश 1968 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय दल अथवा राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान करता है। चुनाव प्रतीक चिन्ह आदेश 1968 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय दल अथवा राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान करता है। मान्यता प्राप्त दलों का यह अधिकार होता है कि उन्हें एक निश्चित चुनाव चिन्ह आवंटित हो। मान्यता प्राप्त दलों का यह अधिकार होता है कि उन्हें एक निश्चित चुनाव चिन्ह मिले, आवंटित हो। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा निश्चित मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। इन दो श्रेणियों के अलावा निर्वाचन आयुक्त गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में भी विभिन्न राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। इन दो श्रेणियों के अलावा निर्वाचन आयुक्त गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में भी विभिन्न राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। निष्कर्ष यह है कि चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक राजनीतिक दल को पंजीकरण कराना आवश्यक है। उनमें से निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले कतिपय दलों को राज्य दल अथवा राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार, विभिन्न राजनीतिक यानी अलग अलग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन देता है? इसका आंसर है चुनाव प्रतीक चिन्ह आदेश 1968 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय दल अथवा राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान करता है। मान्यता प्राप्त दलों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि उन्हें एक निश्चित चुनाव चिन्ह आवंटित हो। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा निश्चित मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। इन दो श्रेणियों के अलावा निर्वाचन आयुक्त गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में भी विभिन्न राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है।
निष्कर्ष यह है कि चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक राजनीतिक दल को पंजीकरण कराना आवश्यक है। उनमें से निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले कतिपय दलों को राज्य दल अथवा राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की जाती है। तो ये सब्जेक्टिव में आता है। 24वां क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? 24 का यही है आंसर। अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार के नियमितीकरण के उद्देश्य से की गई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों की संख्या 150 है और इसके निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से होता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसे बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई है जिससे उनके हित साधते हो। विकासशील देशों की आमतौर से यह शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्य प्रणाली पारदर्शी नहीं रहने के चलते बड़ी आर्थिक शक्तियां उसे प्रभावित करती है। सदस्य देशों के जीवन स्तर में वृद्धि, रोजगार के अवसर की वृद्धि, व्यापार का विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, विश्व के संसाधनों का समुचित उपयोग, विकास, संरक्षणवाद की समाप्ति इसके मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या था? विश्व व्यापार संगठन क्या है? फिर से देखिए इसको। विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार के नियमितीकरण के उद्देश्य से की गई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों की संख्या 150 है और प्रत्येक निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से होता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसे बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई है जिससे उनके हित साधते हो। विकासशील देशों की आमतौर से यह शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्य प्रणाली पारदर्शी नहीं रहने के चलते बड़ी आर्थिक शक्तियां इसे प्रभावित करती हैं। सदस्य देशों के जीवन स्तर में वृद्धि, रोजगार के अवसर की वृद्धि, व्यापार का विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, विश्व के संसाधनों का समुचित उपयोग, विकास, संरक्षणवाद की समाप्ति इसके मुख्य उद्देश्य। 25वां क्वेश्चन क्या है? दल बदल विरोधी कानून क्या है? यही दल से वही दल में, यही पार्टी से वही पार्टी में जो जाता है ना नेता सब, उसी को कहते हैं दल बदल विरोधी कानून क्या है। इसको देखिए, 25वां क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून क्या है? दल बदल विरोधी अधिनियम दल बदल पर रोक लगाने का साहसिक प्रयास है। इसका प्रमुख प्रावधान यह है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य अपना दल बदलने पर अपनी सदस्यता खो देगा। यदि यही दल में से वही दल में जाए, यही पार्टी में से वही पार्टी में, तो अपनी सदस्यता क्या करेगा? वो खो देगा। ऐसा तब भी होगा यदि वह अपने दल के निर्देशों की अवहेलना करके सदन में मतदान करता है, और ऐसा तभी होगा जब अपने दल के निर्देशों की अवहेलना करके, अनदेखा करके सदन में वोट डालता है या मतदान करता है। परंतु यदि किसी दल के 1/3 सदस्य एक साथ दल त्याग करके अलग बैठते हैं अथवा किसी अन्य दल में मिल जाते हैं तो यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इस दशा में किसी सदस्य की अर्हता की जांच करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को है। जहां सदन के अध्यक्ष की अर्हता के प्रश्न है, उसकी जांच उपाध्यक्ष करेगा।
इस प्रकार संविधान 52वां संशोधन करके तथा 10वीं अनुसूची जोड़कर दल को नियंत्रित किया गया है ताकि राजनीतिक नैतिकता पुनः स्थापित की जा सके। 25वां क्वेश्चन क्या था आपके पास, दल बदल विरोधी कानून क्या है? दल बदल विरोधी अधिनियम दल बदल पर रोक लगाने की सामूहिक प्रयास है। इसका प्रमुख प्रावधान यह है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य अपना दल बदलने पर अपनी सदस्यता खो देगा, यानी मेंबरशिप। ऐसा तब भी होगा यदि वह अपने दल के निर्देशों की अवहेलना करके सदन में मतदान करता है। परंतु यदि किसी दल के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य एक साथ दल त्याग करके अलग बैठते हैं अथवा किसी अन्य दल में मिल जाते हैं तो यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इस दशा में किसी सदस्य की अर्हता की जांच का अधिकार सदन के अध्यक्ष को है। जहां सदन के अध्यक्ष की अर्हता की प्रश्न है उसकी जांच उपाध्यक्ष करेगा। इस प्रकार संविधान 52वां संशोधन करके तथा 10वीं अनुसूची जोड़कर दल को नियंत्रित किया गया है ताकि राजनीतिक नैतिकता पुनः स्थापित की जा सके। इस प्रकार से आपका 26वां क्वेश्चन है, सार्क के 2 उद्देश्यों का वर्णन करें। सार्क के किसी 2 उद्देश्य को लिखें। सार्क की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। सार्क की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण करने की कामना तथा उनके जीवन स्तर को सुधारना। दूसरा था दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्ति तथा इस क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान करना। सार्क का 2 मुख्य उद्देश्य क्या था? सार्क के 2 उद्देश्यों को लिखना है। फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सार्क की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला था दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण करने की कामना तथा उनके जीवन स्तर को सुधारना, यानी लाइफ स्टाइल को। दूसरा है दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्ति तथा इस क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा यानी कंपटीशन के अवसर प्रदान करना। 26वां हो गया। 27वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व बताएं। भारत के विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व बताएं। तो 27 का क्वेश्चन देखिए। भारत के विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व निम्नलिखित है। पहला है भौगोलिक स्थिति और दूसरा है गुटबंदियां। तो विदेश नीति में पहला क्या है? भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति देखिए, किसी भी देश के विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक परिस्थितियां प्रमुख और निर्णायक महत्व की होती है। के.एम. पल्लिकर के अनुसार जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होती है तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से ही हुआ करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी लिखा है, किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा है गुटबंदियां। जब भारत स्वाधीन हुआ यानी आजाद हुआ तो विश्व 2 गुटों में विभक्त था। अमेरिका और सोवियत संघ में मनमुटाव इतना बढ़ गया कि यह मनमुटाव शीत युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। शीत युद्ध की डिस्टर्ब कर दिया। 3 गो क्वेश्चन और है। इसी को कहते हैं, देखो हमने दुनिया देखा है, जान भी दे दोगे ना किसी के लिए तो बोलता है हम खेले छी, बोली छी हम, थकी छी हम, मुंह दुखाई हमारा छटपटायल है। गला बैठने वाला है मेरा बोलते बोलते। तो अब 2 दिन 3 दिन कै दिन का क्लास आपका किए, इसका करबे नहीं किए तो ये बोल रहा हूँ कै दिन 3-4 दिन आ 1 दिन लागी छटपटा रहा है। भूखले हम छी, देखी नहीं। हे भगवान, गला हमारा बैठने वाला है, गला हमारा बैठने वाला है, बैठ रहा है ना, फिर भी बोल रहे हैं पूरा बैठने वाला है गला, तो ये बोलते हैं
नहीं हुआ है। और जहाँ पर थोड़ा 27 अति दिखाना चाहिए, नहीं आई। रुको ना, पहले पढ़ाई होगा तो उसके बाद कुछ कहेंगे ना, कुछ काम वाम होगा तब। ना, हैं? ये ना। देखो इधर, ए शीत युद्ध की इस राजनीति में भारत क्या करता? या तो वह गुटों से पृथक रहता या गुटों में शामिल हो जाता। भारत ने गुटों से पृथक रहना ही ठीक समझा, क्योंकि वह दोनों के बीच से तटबंध का कार्य करना चाहता था। भारत विश्व के दोनों गुटों में से किसी के भी साथ नहीं बंधने से भारत को कोई हानि नहीं है। इसका हित दोनों गुटों के मध्य तनाव में कमी होने में निहित है, क्योंकि एक विश्व युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा और उसका आर्थिक स्वर्ण युग की प्राप्ति का स्वप्न छिन्न भिन्न हो जाएगा। असंलग्नता की स्थिति उसे दोनों गुटों के मध्यस्थ का कार्य कर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता देने के योग्य बनाती है। 26 का क्वेश्चन क्या था? भारत की विदेश नीति के दो निर्धारक तत्व बताए। भारत की जो विदेश नीति थी उसके दो निर्धारक तत्वों को बताना है। तो देखिए, भारत के विदेश नीति के दो निर्धारक तत्व निम्नलिखित है। पहला है भौगोलिक स्थिति और दूसरा है गुटबंदियां। तो पहला देखते हैं भौगोलिक स्थिति। किसी भी देश के विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक परिस्थितियां प्रमुख और निर्णायक महत्व की होती है। एम पल्लिकर के अनुसार जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होती है तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से ही हुआ करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी लिखा है, किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा है गुटबंदियां, यानी किसी गुट में मिलना। जब भारत स्वाधीन हुआ यानी आजाद हुआ तो विश्व दो गुटों में विभक्त था। अमेरिका और सोवियत संघ में मनमुटाव इतना बढ़ गया कि यह मनमुटाव शीत युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। शीत युद्ध की इस राजनीति में भारत क्या करता? या तो वह गुटों से पृथक रहता या गुटों में शामिल हो जाता। भारत ने गुटों से पृथक रहना यानी अलग रहना ही ठीक समझा, क्योंकि वह दोनों के बीच से तटबंध का कार्य करना चाहता था। भारत द्वारा तटस्थता और असंलग्नता की नीति अपनाने का प्रधान कारण यही है कि विश्व के दोनों गुटों में किसी के भी साथ नहीं बंधने से भारत को कोई हानि नहीं है। उसका हित दोनों गुटों के मध्य तनाव में कमी होने में निहित है, क्योंकि एक विश्व युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा और उसका आर्थिक स्वर्ण युग की प्राप्ति का स्वप्न छिन्न भिन्न हो जाएगा। असंलग्नता की स्थिति उसे दोनों गुटों के मध्यस्थ का कार्य कर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता देने के योग्य बनाती है। इस प्रकार से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आप पढ़ा। 28वां क्वेश्चन क्या है? आप इन सभी की तैयारी अच्छे से कीजिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है एक एक अक्षर पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या है? यानी इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका क्षेत्र अधिकार क्या है? देखिए यही है क्वेश्चन, ये छपा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दो प्रकार का है, परामर्श संबंधी अबाध्यकारी तथा विवाद निपटान संबंधी या बाध्यकारी। महासभा या सुरक्षा परिषद किसी कानूनी मामलों में इस न्यायालय का परामर्श मांग सकती है। न्यायालय अपना परामर्श देता है, यह महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा मानने अपितु इसमें कुछ है बाध्यकारी नहीं है, अपितु इसका अपना विशेष महत्व है जिसकी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जब 1962 में इस न्यायालय ने अपने परामर्श में कहा कि दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका का प्रांत नहीं है बल्कि वह न्यासी होना चाहिए, तभी इस मामले ने जोर पकड़ा। चलो देखते हैं प्रश्न क्या था आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या है? 28 का है। 28 का ऐसे देखिए, इसमें बुझा नहीं रहा है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार देखिए,
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दो प्रकार का है, परामर्श संबंधी या अबाध्यकारी, परामर्श संबंधी या अबाध्यकारी तथा विवाद निपटान संबंधी या बाध्यकारी। महासभा या सुरक्षा परिषद किसी कानूनी मामलों में इस न्यायालय का परामर्श मांग सकती है। न्यायालय अपना परामर्श देता है, यह बाध्यकारी नहीं है, अपितु इसका अपना विशेष महत्व है जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जब 1962 में इस न्यायालय ने अपने परामर्श में कहा कि दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका का प्रांत नहीं है बल्कि वह न्यासी क्षेत्र में होना चाहिए, तभी इस मामले ने जोर पकड़ा। इस प्रकार से देख लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। 29वां क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की दो विशेषताओं का उल्लेख करें। गठबंधन सरकार यानी जो मिला करके सरकार बनता है, दो पार्टी तीन पार्टी मिलकर के, उसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार। देखिए, गठबंधन सरकार की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, यह न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम की नीति पर चलता है, और दूसरा है इससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति संभव है। गठबंधन सरकार की दो विशेषता क्या है? एक है यह न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम की नीति पर चलता है, और दूसरा इससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति संभव है। गठबंधन सरकार की दो विशेषता देख लिए, फिर से एक बार देख लिए। गठबंधन सरकार की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है यह न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम की नीति पर चलता है, और दूसरा है इससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति संभव। अंतिम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 30 का लघु उत्तरीय में। इन सभी क्वेश्चन को आप चाहे तो 2 बार 3 बार घर पर भी देख सकते हैं, ताकि दिमाग में रहे, कुछ तो लिख पाए आप। नहीं डाल देते हैं अभी ये। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका जो होता है, कोर्ट जो होता है, वो पूरी तरह सरकार से स्वतंत्र है और वो निष्पक्ष है, यानी किसी का पक्ष नहीं लेता है, जो सही फैसला होता है वो करता है। वही कह रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से आप क्या समझते हैं? चलिए अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन है यही। भारत में लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निश्चित किया गया है। भारत में लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा राजनीतिक व आर्थिक शक्ति से होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा किनसे होता है? राजनीतिक व आर्थिक शक्ति से होता है। अतः भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका के सदस्य बिना किसी राजनीतिक दबाव अथवा लालच के अपने कर्तव्यों का स्वतंत्रता तथा निष्ठापूर्वक निर्वहन करते रहें। इन उपायों में योग्यता के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति, उन्हें हटाए जाने की कठिन प्रक्रिया, उनके कार्यकाल में वेतन कम न किए जाने की व्यवस्था, सेवानिवृत्ति के उपरांत सरकारी पद पाने पर रोक आदि प्रमुख है। भारत में अब तक के अनुभव से स्पष्ट है कि न्यायपालिका ने बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य किया है। यद्यपि कुछ वर्षों से न्यायपालिका के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई है। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है। लास्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ बता ही दिए। जो कोर्ट होता है वो किसी के दबाव में फैसला नहीं देता है और ये सबसे स्वतंत्र होता है। तो वही कह रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देखिए,
यही है। भारत में लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निश्चित किया गया है। भारत में लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निश्चित किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा खतरा राजनीतिक व आर्थिक शक्ति से होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा राजनीतिक व आर्थिक शक्ति से होता है। अतः भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका के सदस्य यानी कोर्ट के सदस्य बिना किसी राजनीतिक दबाव व लालच के अपने कर्तव्यों का स्वतंत्रता व निष्ठापूर्वक निर्वहन करते रहें। इन उपायों में योग्यता के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति, उन्हें हटाए जाने की कठिन प्रक्रिया, उनके कार्यकाल में वेतन कम न किए जाने की व्यवस्था, सेवानिवृत्ति के उपरांत सरकारी पद पाने पर रोक आदि प्रमुख है। भारत में अब तक के अनुभव से स्पष्ट है कि न्यायपालिका ने बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य किया है। यद्यपि कुछ वर्षों से न्यायपालिका के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई है। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न, 30 गो प्रश्न का आपका तैयारी हो गया। इसमें से आप कोशिश कीजिए सभी याद रखने का, एग्जाम आपका अच्छा से निकलेगा। इसके बाद जो बच गया 8 गो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेट ए में, उसको हम आगे समय के अनुसार देखेंगे, समय मिलता है तो करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यही अंत करते हैं और ये आपके YouTube पर हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गला बैठा दिया आज इतने का लंबा क्लास। मन लगा है पढ़ने में।